स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म के बारे में कि इक्वालिटी का क्या मतलब होता है और इक्वालिटी क्यों जरूरी है किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए। तो इक्वालिटी ये जो टर्म है इसको हिंदी में कहते हैं बराबरी और इक्वालिटी की डेफिनेशन या इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम सब जितने भी इंसान हैं हम सब इंसान बराबर हैं और क्योंकि हम सब इंसान बराबर हैं इस वजह से हर इंसान को ये मौका मिलना चाहिए और ये हक मिलना चाहिए कि वो एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जी सके। तो ये तो डेफिनेशन हुई इक्वालिटी की। अब इस डेफिनेशन में एक फ्रेज आया है, एक सेंटेंस आया है कि हम सब इंसान बराबर हैं और ये फ्रेज सुनते ही आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा और आना भी चाहिए कि हम सब इंसान बराबर कैसे हैं, क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखिए तो हम सब इंसान अलग हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा बिल्कुल नहीं है, हर इंसान अलग अलग है। तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं? अगर आप फिजिकल रियाल्म की बात करो, फिजिकल रियाल्म यानी कि जो हमारा शरीर है, तो अगर सिर्फ शरीरों की बात करी जाए तो कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, हर किसी के चेहरे अलग हैं, हर किसी की पहचान अलग है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। तो फिजिकल रियाल्म में हम सब लोग अलग हैं। अगर आप मेंटल रियाल्म की बात करें तो मेंटल रियाल्म में भी हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान के विचार अलग हैं, हर इंसान की इमेजिनेशंस अलग हैं, हर इंसान का एजुकेशन लेवल अलग है। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसी तरीके से अगर आप इमेजिन रियाल्म की बात करें तो इमेजिन रियाल्म में भी हम सब लोग अलग अलग हैं। हम सब लोग अलग अलग धर्मों से आते हैं, हम सब लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, हम सब लोगों के प्रोफेशंस अलग अलग हैं। कोई आदमी अपने आप को जज कहता है, कोई आदमी अपने आप को लॉयर कहता है, कोई आदमी अपने आप को टीचर कहता है। सबके प्रोफेशंस अलग अलग हैं। कोई आदमी बहुत अमीर है, कोई आदमी गरीब है और कोई आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इमेजिन रियाल्म में भी हम सब लोग अलग अलग हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रियाल्म की बात करें तो स्पिरिचुअल रियाल्म में भी हम सब लोग अलग अलग हैं। हम सब के अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। कुछ लोगों के अंदर पुरानी आत्माएं हैं जो कई सारे जन्म ले चुकी हैं और इस वजह से काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं, और कई लोगों के अंदर नई आत्माएं हैं तो वो अभी बहुत ज़्यादा जन्म नहीं लिए हैं उन्होंने और इस वजह से अभी ज़्यादा नहीं सीख पाई हैं, लेकिन वो सीखेंगी इस ज़िंदगी में और अपने अगले जन्मों में वो आत्माएं सीखेंगी। तो अगर स्पिरिचुअल रियाल्म, इमेजिन रियाल्म, सारे रियाल्म्स में हम सब लोग अलग अलग हैं, तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि हम सब इंसान बराबर हैं? तो चलिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रियाल्म की, यानी कि ये जो हमारा शरीर है। तो ये जो हमारा शरीर है, जिस शरीर को हम लोग मैं करके बुलाते हैं कि ये मैं हूँ, ये शरीर कैसे बना? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसे बनी, ये चांद सितारे और ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। आज से करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था जब ना ये दुनिया थी, ना चांद सितारे थे और ना ही ये यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना कोई जगह थी, ना कोई वक्त था और ना ही कोई देखने वाला था। उस टाइम पे सिर्फ एक एनर्जी थी। एनर्जी यानी कि एक ताकत जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो बस एक एनर्जी है। वो एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हुई मैटर में। मैटर यानी कि पदार्थ, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो या छू सकते हो। तो अब वो एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हुई मैटर में। एक छोटा सा तिनका बना और वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती चली गई और एक तिनका बड़ा होता चला गया और बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते ये पूरा यूनिवर्स बना। इस यूनिवर्स में सबसे पहले एलिमेंट जो बने थे वो थे हाइड्रोजन और हीलियम गैस, और इस हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही तमाम तरह के सितारे बने।
और इन सितारों के अंदर जितनी गर्मी होती है, इस गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में मिलते रहे और तमाम तरह के एलिमेंट्स बने, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स बनते चले गए। और जब ये तारे टूटते हैं तब इनके अंदर के एलिमेंट्स आसपास के प्लैनेट्स में पहुंचते हैं और उन प्लैनेट्स में ये सारे एलिमेंट्स पहुंचने के बाद वहाँ डीएनए बनाते हैं और तब जाके ये लाइफ पॉसिबल हो पाती है। जो शरीर हमें मिला है ये पॉसिबल हो पाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है ये चीज़ें बनती हैं सितारों के अंदर, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि आपका राइट हैंड जिन चीज़ों से बना है ये चीज़ें किसी दूसरे तारे से आई हों, और आपका लेफ्ट हैंड जिन चीज़ों से बना है ये किसी दूसरे तारे से आई हों। तारों में जो चीज़ें बनी हैं उन चीज़ों के मिक्सचर से हम लोग बने हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमें लगता है कि ये हमारा शरीर है, हमें लगता है कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये हमारी ज़िंदगी है, लेकिन दरअसल हो ये रहा है कि वो जो एनर्जी थी जो मैटर में कन्वर्ट हुई और ये पूरा यूनिवर्स बनाया, वो एनर्जी और ये यूनिवर्स अपने आप को महसूस कर रहे हैं मेरे और आपके फॉर्म में। वो एनर्जी, या यूं कह लीजिए वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, आप कोई भी नाम दे लीजिए, नाम में क्या है, वो एनर्जी या ये यूनिवर्स खुद को देख रहा है, खुद को महसूस कर रहा है। खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, उम्मीद क्या होती है, ये सब तमाम चीज़ें वो महसूस कर रही है। वो एनर्जी अपने आप का एहसास कर रही है कि मैं कौन हूँ। इस चीज़ का जवाब वो ढूंढ रही है मेरे और आपके फॉर्म में। तो अब बताइए, हम सब बराबर हुए ना? ये तो रही बात फिजिकल रियाल्म की। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल रियाल्म की। तो अगर स्पिरिचुअल रियाल्म की बात करी जाए तो हम सब के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा बराबर है। और हम इंसानों की बात नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, हम सब के अंदर वही जीव है, वही आत्मा है। और ये जो आत्मा है ये उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से निकलती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक समंदर है, उस समंदर से आप एक बूंद निकाल लीजिए तो वो बूंद अलग है, वो समंदर अलग है। लेकिन जैसे ही आप उस बूंद को वापस उस समंदर में डाल देंगे तो वो बूंद समंदर बन जाएगी और वो समंदर वो बूंद बन जाएगा। वैसे ही उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से तमाम आत्माएं निकलती हैं और ये आत्माएं फिजिकल फॉर्म लेती हैं और अलग अलग जन्म गुजारती हैं अपने अपने कर्म के मुताबिक। और जब कर्म बैलेंस हो जाता है तो वो आत्माएं वापस से उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाती हैं। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो भी हम सब लोग बराबर हुए। तो इस वजह से इक्वालिटी इसलिए कहा गया कि हम सब लोग बराबर हैं। और अब चलिए बात करते हैं कि अब आपको इक्वालिटी का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इक्वालिटी का मतलब क्या है और क्यों है। अब बात करते हैं कि इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए। तो इक्वालिटी की अगर बात करी जाए, कोई भी देश या कोई भी समाज सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा मजबूत तभी हो सकता है जब उस देश या समाज में इक्वालिटी हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब कोई देश या कोई समाज आगे कब बढ़ता है, मजबूत कब होता है? जब उस देश में सबसे अच्छे प्रोफेशंस वाले लोग होंगे, जब उसमें स्पोर्ट्समैन सबसे अच्छे होंगे, साइंटिस्ट सबसे अच्छे होंगे, सबसे अच्छे टीचर आएंगे, सबसे अच्छे लॉयर आएंगे, सबसे अच्छे जज, सबसे अच्छे आर्मी, सबसे अच्छी पुलिस। जब हर प्रोफेशन अपने बेस्ट पे होगा तो देश आगे बढ़ेगा। अब कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम अपने बेस्ट पे कब होगा? जब पूरे समाज का बेस्ट टैलेंट आएगा। और पूरे समाज का बेस्ट टैलेंट कब आएगा? जब पूरे समाज में इक्वालिटी होगी। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बेहतर समझ पाओगे। हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम्स में से है। और हमारे देश की क्रिकेट टीम जो इतनी अच्छी है उसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात, क्रिकेट खेलने में इक्वालिटी है। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी आदमी हो, भले किसी धर्म का हो, किसी भाषा बोलता हो, कुछ भी हो, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो क्रिकेट खेल सकता है।
दूसरी बात, क्रिकेट टीम में इक्वालिटी है, जो अच्छा खेलेगा उसको मौका मिलेगा। तो इस वजह से पूरे देश का बेस्ट टैलेंट आता है, हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, तो जाके हमारी टीम बेस्ट बनती है। अब अगर दूसरी तरफ मान लीजिए अगर ऐसा होता कि हमारे देश के सिर्फ एक एरिया के लोगों को ही क्रिकेट खेलना अलाउड होता, बाकी एरियाज क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्या हमारी टीम बेस्ट होती? या मान लीजिए क्रिकेट सिर्फ अमीर लोग खेलते, गरीब लोग क्रिकेट नहीं खेलते, तो फिर क्या हमारी टीम बेस्ट बन पाती? तो यहां से ये सवाल का जवाब मिलता है कि जब समाज में इक्वालिटी होती है, सबको मौका मिलता है, तो समाज का बेस्ट टैलेंट आता है, तब देश मजबूत होता है, देश आगे बढ़ता है, ऐसे लोग निकल के आते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये तो हुई पहली बात। अब इक्वालिटी क्यों जरूरी है, उसकी दूसरी बात, क्योंकि मेरी आपकी, हर इंसान और हर जानवर की जिंदगी ही भगवान की जिंदगी है। हम सबको लगता है ये हमारी जिंदगी है, पर हम अपनी जिंदगियों में जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सब कुछ भगवान महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से हर इंसान को कम से कम इतना आप दे दो कि वो एक सम्मानजनक और ठीक ठाक जिंदगी जी सके, तो आप एक तरीके से भगवान को अच्छा महसूस करा रहे हो। वरना अगर इस तरीके से चीजें ना हो तो भगवान भी यही सोचते होंगे कि यार मैंने क्या बना दिया, तो कम से कम भगवान को अफसोस ना हो कि यार मैंने कैसा इंसान बना दिया। समझ रहे हैं? तो इस वजह से इक्वालिटी जरूरी है। तो अब आपको इक्वालिटी का हल्का फुल्का आइडिया लग गया है, तो यहां से हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी की, और इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इक्वल राइट टू वोट की, यानी कि वोट देने का समान अधिकार। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी कि समाज में असमानताएं किस किस तरह से हैं, और इसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि आर्थिक असमानता जो है। इसके अलावा हम कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इक्वालिटी स्थापित करता है समाज में, और हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के बारे में। और हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इक्वालिटी, मिड डे मील स्कीम, यानी कि सरकार ने ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई हैं जिनसे इक्वालिटी थोड़ा बहुत स्थापित करने की कोशिश करी जाए, और इसके अंडर हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम की। और हम देखेंगे इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, और इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ अमेरिका की। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का समान अधिकार। Indian democracy ensures universal adult franchisee. It means that all adults of the country have the right to vote. Thus, all the adults can elect their representatives, who then forms the government. जो हमारा देश है, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आम लोगों का राज है। और आम लोगों का राज है, इसका क्या मतलब? पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे, उनका राज होता था। उसके बाद जब मॉडर्न कंट्रीज बनी तो उस टाइम पे फिर सरकारें बनी कि सरकारों का राज होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अब जो देश है, देश के लोग हैं, तमाम तरह के काम करने के लिए, तमाम तरह के फैसले लेने के लिए देश को एक सरकार की जरूरत है। तो अब डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सरकार में कौन से लोग होंगे, कौन से लोग सरकार चलाएंगे, इस चीज का फैसला आम लोग करेंगे। टाइम टाइम पे चुनाव होंगे, और ये जो आम जनता है ये अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो प्रतिनिधि सरकार में जाएंगे और सरकार में इन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए राज सरकार का है, लेकिन दरअसल में राज पब्लिक का है, क्योंकि सरकार जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की बनी, जिन भी लोगों की बनी, अगर काम अच्छा नहीं किया तो अगले चुनाव में यही पब्लिक दूसरे लोगों को वोट दे देगी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दे देगी, और दूसरे लोगों की सरकार आ जाएगी। और अगर
देश में कोई भी सरकार अगर ऐसे काम करती है जो आम लोगों को, आम पब्लिक को नहीं पसंद आते, तो पब्लिक अपना विरोध दर्ज कर सकती है, अपना एजिटेशन दिखा सकती है कि हमें ये कानून या हमें ये चीज नहीं पसंद आई। तो ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब। अब इंडियन डेमोक्रेसी जो है ये इंश्योर करती है, यानी कि सुनिश्चित करती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है कि देश में जितने भी अडल्ट हैं, अडल्ट यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इनको ये राइट है, ये अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं और वोट देके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर सरकार का हिस्सा बनेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे सरकार में। तो इस तरीके से आम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो ये होता है डेमोक्रेसी में। It is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the community he or she belongs to, has one vote. और ये जो राइट टू वोट है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। किस तरीके से? सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी अडल्ट हैं, भले ही वो कहीं से भी आते हो, देश के किसी भी रीजन से आते हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कुछ भी हो, वो लोग वोट दे सकते हैं। और दूसरी बात, हर आदमी का वोट एक ही माना जाएगा। हर आदमी का वोट बराबर है। देश का चाहे प्रेसिडेंट हो और देश का मान लीजिए कोई लेबर हो, दोनों लोग जब वोट करेंगे तो दोनों का वोट एक ही माना जाएगा। प्रेसिडेंट का वोट भी एक गिना जाएगा और कोई लेबर या कोई रिक्शे वाला भी अगर वोट करता है तो उसका भी वोट एक ही माना जाएगा। ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी है। तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारे देश का संविधान किस तरीके से सबको इक्वल तौर पे ट्रीट करता है। लेकिन अब सिर्फ ये कह देने से कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर नहीं हो जाते हैं। रियल ग्राउंड्स की अगर बात करी जाए तो लोगों में इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताएं बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, यानी कि जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में। People live in slums with no proper facilities. They have to work all day without getting paid properly. They don't get proper education and health and thus don't get any opportunity to develop and prosper. देश में एक तरफ कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस पैसे का करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें, इस पैसे को क्या करें क्या इस पैसे का। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां प्रॉपर फैसिलिटीज तक नहीं होती हैं, पानी की या सैनिटेशन की। बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है वहाँ पे। और ऐसे लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, लाइफ में प्रॉस्पर भी नहीं कर पाते हैं, उनको कोई मौके नहीं मिल पाते हैं। वो उस गरीबी में ही झेलते रहते हैं। जो उनकी ये जो स्ट्रगल है कि 2 वक्त की रोटी कमानी है, इस स्ट्रगल में ही वो इतना ज़्यादा एंगेज रहते हैं कि उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जो लोग ऐसे परिवारों में पैदा हो गए, इतने गरीब परिवारों में, तो वो उसी चक्कर में बंधे रह जाएंगे। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनके सोचने का तरीका, दिमाग भी नहीं खुलेगा उनका, वो उसी चक्कर में बंधे रह जाएंगे, तो कभी प्रॉस्पर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरह की इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। If you live in rural India, your caste identity is something you probably would have experienced very young. हमारे देश में जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है वो है हमारे देश का कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जाति प्रथा है। हमारे देश में इंडियन जो सिविलाइजेशन रही उसमें तमाम लोगों को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया, और ये जो कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया, ये हमारे देश का एक तरीके का बेस था। जो गांव बसे
वो कास्ट के हिसाब से बसे। आप गांव में देख लीजिए तो कास्ट के हिसाब से लोग अलग अलग जगह रहते हैं। एक तरफ एक जात के लोग रहते हैं, दूसरी कास्ट के लोग दूसरी तरफ रहते हैं। तो इस तरीके से कास्ट जो है वो इतना बड़ा मुद्दा रही है हजारों सालों से। तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। और अगर आप गांव देहातों में रहते हैं तो आप इस एज तक, क्लास 7th की एज तक आप महसूस कर चुके होंगे कि कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है पूरे समाज में। और even in urban India, caste issues are still very prevalent in the minds of highly educated Indians. We can look at this from the matrimonial ads of the leading English newspapers. अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गांव देहातों में ऐसा कास्ट का सिस्टम चलता है। अगर आप अर्बन इंडिया की बात करिए, अर्बन इंडिया यानी कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो अच्छे तबके से आते हैं, उनके दिमाग में भी कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा भरा है। आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं, यानी कि जो शादी करने के लिए, शादी कराने के लिए जो एड्स दिए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, आप उसमें देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं, वो दूसरी कास्ट में शादी नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? एक तरीके की इनइक्वालिटी तो है। आप किसी दूसरी कास्ट में क्यों नहीं शादी करना चाहते? क्योंकि आप समझते हो वो कास्ट अलग है, आपसे नीचे है या आपसे ऊपर है, चाहे जो भी है, इनइक्वालिटी तो है। तो ये चीज़ साफ तौर पे दिख जाती है कि हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनइक्वालिटी के लिए। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो असमानता होती है, इससे होता क्या है? इससे पैदा होता है डिस्क्रिमिनेशन। जब आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये लोग थोड़े अलग हैं, ये लोग थोड़े अलग हैं, तो आप चाहे जो कुछ भी कर लो, आपके बिहेवियर में, आपके रवैये में फर्क आने लग जाएगा। और वक्त के साथ ये फर्क बढ़ता चला जाएगा, आपका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज होता चला जाएगा। ये बस दिमाग के खुराफात हैं। तो होता ये है कि अब इनइक्वालिटीज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाता हूँ। इन दोनों स्टोरीज में आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जो पहली स्टोरी है वो है एक दलित चाइल्ड की। उसकी कहानी है कि उसके साथ क्या हुआ जब वो स्कूल में गया। तो अब दलित का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो इसे डिस्कस करते हैं। दलित इज अ टर्म दैट द लोअर कास्ट्स यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड। तो अब ये जो वर्ड है दलित, ये वर्ड लोअर कास्ट के लोग यूज करते हैं खुद को बताने के लिए। लोअर कास्ट के लोग यानी कि अब हमारे सिविलाइजेशन में जब अलग अलग कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे तो उनको ये काम दिए गए जो काम थोड़े गंदे समझे जाते हैं, यानी कि जैसे बाल काटना और मरे हुए जानवरों की लाशें उठाना, मैला उठाना, साफ सफाई करना, ये सब जितने भी काम थे, ये सब काम लोअर कास्ट के लोगों को दिए गए जो काम गंदे समझे जाते थे। तो अब लोअर कास्ट के लोगों को जब ये काम दिए गए कि आपको यही काम करना है और आपकी अगले आने वाली पीढ़ियों को भी यही काम करना है, वो कोई और काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। कभी भी ना वो पढ़ाई लिखाई कर पाए, ना कोई और प्रोफेशन कर पाए, ना वो पैसा कमा पाए, ना पढ़ाई लिखाई कर पाए। और क्योंकि अब उनसे गंदे काम करवाए जाते थे तो लोगों के दिमाग में अब ये आ गया कि यार ये लोग गंदे काम करते हैं। तो अब धीमे धीमे से लोगों के मन में इतना ज़्यादा एक सेंस आ गया कि यार ये लोग गंदे हैं। धीमे धीमे से ये होने लगा कि लोगों ने उनको अछूत कहना शुरू कर दिया कि ये लोग, इनको छूने से हम गंदे हो जाएंगे। धीमे धीमे से ये होने लग गया कि अब कहा जाने लगा कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं इनकी परछाई भी पड़ जाए तो हम अछूत हो जाएंगे। धीमे धीमे से ये और ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर ये कहा जाने लगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अगर कहीं थूक भी दें तो वो ज़मीन गंदी हो जाएगी, तो उनको थूकना भी नहीं है कहीं। तो इस तरीके से चलता चला गया, बढ़ता चला गया। तो लोअर कास्ट के लोग खुद को दलित बुलाते हैं। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, और वो खुद को दलित या टूटा हुआ बुलाते हैं ये दिखाने के लिए कि उन्हें हजारों सालों से किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है।
किस तरीके से वो टूट चुके हैं। वो हमेशा उस गरीबी में और हमेशा अनएजुकेशन में हमेशा रह गए, कभी आगे नहीं बढ़ पाए, अच्छी जिंदगी ना वो जी पाए ना उनके बच्चे जी पाए। तो हजारों सालों से जो कुछ हुआ वो इस वजह से अपने आप को दलित या ब्रोकन कहते हैं। तो चलिए पहली स्टोरी डिस्कस करते हैं। पहली स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his autobiography, Juthan, he tells about how he was asked by the principal of the school to clean the school building and playground for 3 days. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस दलित राइटर हैं, यानी कि वो एक लेखक हैं, किताबें लिखते हैं और ये कास्ट से क्या थे, दलित थे। इन्होंने क्या लिखी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी कि खुद से, ऑटोमैटिक टाइप से, ऑटो यानी कि खुद से, एंड बायोग्राफी यानी कि जिंदगी की कहानी। तो ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी जिंदगी की कहानी लिखना एक किताब में। आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच का फर्क। अगर मैं एक किताब लिखूं किसी और की जिंदगी पे, तो किसी और की जिंदगी पे वो किताब है तो इस किताब को बायोग्राफी कहा जाएगा कि ये किताब उस आदमी की बायोग्राफी है। लिखा किसने है, लिखा मैंने है, तो ये किताब बायोग्राफी कहलाई जाएगी। अब अगर मैं कोई किताब लिखूं अपनी ही जिंदगी के बारे में तो ये किताब ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी, यानी कि मेरी ही जिंदगी की किताब है, जो राइटर है, राइटर की ही जिंदगी के बारे में वो किताब है ऑटोबायोग्राफी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि एक किताब उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। और उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है जो उनके साथ हुआ था जब वो क्लास 6th में थे। क्लास 6th के लेवल पे कितने छोटे रहेंगे आप सोच सकते हैं। तो क्लास 6th में जब वो स्कूल में थे तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि वो पूरी स्कूल बिल्डिंग साफ करें और प्लेग्राउंड साफ करें। और ये 3 दिनों तक स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि आपको 3 दिनों तक स्कूल की बिल्डिंग और प्लेग्राउंड साफ करना है। और क्यों ऐसा, क्योंकि वो दलित थे। दलित क्या होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं जिनका काम बेसिकली साफ सफाई होता है। तो प्रिंसिपल ने जस्ट बिकॉज कि वो दलित हैं तो क्लास 6th के बच्चे को बोल दिया कि जाओ तुम साफ सफाई करो। अब आप खुद सोचो उस छोटे से बच्चे को कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा, कितनी हीन भावना आई होगी उस बच्चे के अंदर जब वो स्कूल की बिल्डिंग साफ कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, प्लेग्राउंड को साफ कर रहा है, पूरा स्कूल देख रहा है कि अच्छा ये बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, 3 दिन कितना बुरा टाइम उसने गुजारा होगा। और when his father came to know about this, he confronted the teachers and walked away from the school with ओम प्रकाश। 3 दिनों तक ये सिलसिला चलते रहा और तीसरे दिन ओम प्रकाश के जो फादर थे उन्होंने ओम प्रकाश को, स्कूल के पास से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने ओम प्रकाश को देख लिया ग्राउंड में सफाई करते हुए। तो उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंट द टीचर्स, यानी कि सवाल जवाब किया, थोड़ा सा अपनी नाराज़गी जाहिर करी टीचर्स से। और फिर वो ओम प्रकाश को लेकर उस स्कूल से चले गए कि मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को इस स्कूल में। और वो ये बात कह के भी गए कि आज आप इस स्कूल में मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, इस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे ही समाज के लोग इस स्कूल में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। खैर, तो ये रही पहली स्टोरी। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जो दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। द प्रॉपर्टी डीलर शोड देम एन अपार्टमेंट एंड अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो थे, अब आप नाम से ये मेक आउट शायद कर पाओ कि ये दोनों मुस्लिम्स हैं। तो ये लोग क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे टू रेंट एन अपार्टमेंट, यानी कि कोई अपार्टमेंट किराए पे लेना। तो रेंट एन अपार्टमेंट कि एक शहर में, किसी शहर में जहां वो रहने गए वहां पे किराए पे कोई घर लेते हैं। तो अब वो गए प्रॉपर्टी डीलर के पास कि हमें एक घर चाहिए किराए पे, आप कोई अच्छा घर दिखाओ हमें। तो प्रॉपर्टी डीलर उनको एक ऐसे अपार्टमेंट में ले गया और वो अपार्टमेंट काफ़ी पसंद आया मिस्टर और मिसेस अंसारी को और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये घर हम लेंगे किराए पे। But when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat. तो अब जब उन्होंने कहा कि हमें ये फ्लैट पसंद आया, हम इस फ्लैट को लेना चाहेंगे किराए पे, तो अब जो लैंड लेडी थी, लैंड लेडी यानी कि मकान मालकिन,
जो मकान मालिक होता है, जो आदमी होता है, उसे लैंड लॉर्ड कहते हैं, और जो मकान मालकिन होती है, जो औरत होती है, उसे लैंड लेडी कहते हैं। तो जो लैंड लेडी थी, जब उसने नाम सुने मिस्टर और मिसेस अंसारी, तो उस लैंड लेडी ने एक बहाना बना दिया कि हम ऐसे लोगों को ये फ्लैट किराए पे नहीं देना चाहते जो लोग मीट खाते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स आमतौर पे मीट खाते हैं ज़्यादातर लोग। तो अब ये बहाना बना दिया लैंड लेडी ने। द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। और जो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था, ये सब हैरान थे क्योंकि बगल वाले ही अपार्टमेंट से उन्हें महक आ रही थी कि मछली बन रही है, क्योंकि मछली जब बनती है तो उसकी महक काफ़ी दूर तक जाती, काफ़ी तेज़ स्मेल होती है। तो ये चीज़ उनको थोड़ी अटपटी लगी कि यहाँ मछली बन रही है, लेकिन हमें मना कर दिया गया जस्ट बिकॉज ये कह के कि आप यहाँ रहोगे तो आप मीट खाओगे, तो हम नहीं चाहते मीट खाने वाले लोग यहाँ रहें। When they were given the same excuse by many people, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। तो अब जब उस फ्लैट से बाहर निकले तो कई सारे और फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स देखने गए अगले कई दिनों के दौरान, और ऐसा कई जगह हुआ कि उन्हें कोई अपार्टमेंट पसंद आता है, वो अपना नाम बताते हैं, तो नाम सुनते आदमी मना कर देता है कि हम आपको ये अपार्टमेंट नहीं दे सकते, और यही एक्सक्यूज देते मोर और लेस। तो ऐसा कई दिनों तक होते रहा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो समझ रहा था कि इनके नाम की वजह से, इनके धर्म की वजह से इनको कोई फ्लैट नहीं दे रहा है किराए पे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने इनको एक सजेशन दिया कि आप अपना नाम मिस्टर और मिसेस कुमार बताया करो तो आपको फ्लैट मिल जाएगा, और आप कैसे भी रहो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन बस आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ। तो ये चीज़ अंसारीज को नहीं पसंद आई कि हम अपनी पहचान क्यों छुपाएं, ऐसा क्या है और क्या फ़ायदा हो जाएगा अपनी पहचान छुपा के। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम अपना असली नाम ही बताएंगे। It took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। और एक महीने तक वो अलग अलग फ्लैट्स ढूंढते रहे, तब जाके उन्हें एक ऐसी लैंडलेडी मिली जो इन दोनों को रेंट पे अपना घर देने के लिए राजी हो गई। तो अब हमारा अगला मुद्दा है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। The caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। अब हम जब पैदा होते हैं, हमारी आत्मा जब इस फिजिकल वर्ल्ड में आती है, तो हम जहाँ पैदा होते हैं उसके हिसाब से हमारे साथ कई आइडेंटिटीज लग जाती हैं, जैसे कि हम कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं, हम किस धर्म में पैदा हुए हैं, ऐसे हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, वो फैमिली कौन सा धर्म मानती है, क्योंकि इवेंचुअली हम उसी धर्म को मानने लगते हैं जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं। इसके अलावा हम किस क्लास बैकग्राउंड के हैं, यानी कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। इसके अलावा वेदर वी आर मेल और फीमेल की जेंडर क्या है, हम आदमी हैं कि औरत हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों की वजह से अक्सर लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि असमान व्यवहार किया जाता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इन तमाम तरह की चीज़ों की वजह से। When people are treated unequally, their dignity is violated। और जब लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी होती है, जो उनके अंदर का आत्मसम्मान होता है, उसे ठेस पहुंचती है। Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else। अभी पहले हमने जो दो कहानियाँ देखी ओम प्रकाश और मिस्टर और मिसेस अंसारी की, तो हमने देखा कि इन दोनों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ, दोनों के साथ गलत व्यवहार किया गया। और क्यों किया गया? एक के साथ किया गया उसकी कास्ट के बेसिस पे, दूसरे के साथ किया गया उनके रिलीजन के बेसिस पे। और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। कोई आदमी किस कास्ट में पैदा हुआ है या कोई आदमी किस धर्म में पैदा हुआ है, ये उसका दोष नहीं है। खामखा में आप प्रीजुडिस बना के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो तो उससे उनकी डिग्निटी वायलेट होती है, उनकी सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब लोगों को मिलती है, वही रिस्पेक्ट और डिग्निटी हर इंसान को मिलनी चाहिए। अब हमारा अगला मुद्दा है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डजंट एग्जिस्ट। तो जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारे देश का संविधान है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे देश को किस रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते पे चल के हमारा देश मजबूत होगा और यहाँ के लोगों के लिए भलाई होगी, यहाँ के लोग खुश रहेंगे और हमारा देश एक मजबूत देश बन पाएगा। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता बताता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर किसी को बराबरी की नज़र से देखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग बराबर हो गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर तौर पे देखता है, लेकिन समाज में जो इनइक्वालिटी है और तमाम लेवल्स पे इनइक्वालिटीज़ हैं, ये हज़ारों सालों से रही हैं और आज भी हैं, और समाज को इसी तरफ कोशिश करनी है कि इक्वालिटी आए। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several laws that work to see that people are treated with dignity and equality. तो संविधान जो है हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि पहले अगर किसी के जेंडर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता था, कुछ बुरा सलूक किया जाता था, कोई क्राइम किया जाता था, तो लोगों को उस क्राइम से, उस भेदभाव से बचाने के लिए पहले कोई कानून नहीं था। लेकिन हमारे देश का संविधान आने के बाद अब तमाम तरह के ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून हैं जो उन लोगों को मदद कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसे भेदभाव ना हो, ऐसे क्राइम ना हो। तो कम से कम कानून मिलने से लोगों के अंदर कम से कम इतनी मजबूती है कि हाँ चलो कोई कानून है हमारे साथ। अब कानून का उन्हें फायदा कितना मिलता है वो एक अलग चीज है, लेकिन अब कम से कम देश में ऐसे कानून हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने ऐसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऐसे कौन कौन से लॉज या ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस लाया हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज थी अलग अलग लेवल पे, वो इनइक्वालिटीज थोड़ी सी कम हो पाए, लोग एक इक्वल लेवल पे आ पाए। ऐसे कौन कौन से लॉज लाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डोमेस्टिक वर्कर, एवरी पर्सन हैज टू फॉलो सेम लॉज। तो सबसे पहली चीज हमारे देश के संविधान ने ये कहा कि हर आदमी कानून की नजर में बराबर है। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के लिए अलग कानून है, कुछ लोगों के लिए दूसरे कानून है। अब ऐसा नहीं होगा, सब के लिए वही कानून है, बराबर कानून है। देश का जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, और अगर देश में कोई घरेलू नौकर भी है, कोई डोमेस्टिक वर्कर भी है, दोनों पे सेम लॉज अप्लाई होंगे। इन दोनों लोगों ने अगर कोई गलत काम किया है तो दोनों को सेम सजा मिलेगी, सेम कानूनों से मिलेगी। तो कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और कानून सब पे लगेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये राजा है तो राजा पे कानून नहीं लगेगा, अब सब पे कानून लगेगा। No person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female. किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो अलग अलग धर्म के लिहाज से हो, चाहे अलग अलग रेस के लोगों के लिहाज से हो, चाहे अलग अलग कास्ट के हिसाब से हो, चाहे उनके प्लेस ऑफ बर्थ के लिहाज से हो, और चाहे इस लिहाज से हो कि जेंडर के लिहाज से कि वो आदमी है या औरत है। किसी भी सेंस में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, and markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. तो अभी इन दोनों पॉइंट्स में आप लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया बहुत अच्छी सी है। तो अभी तक इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, आप इन दोनों पॉइंट्स से ज़्यादा बेहतर अब समझ पाओगे कि देश में जितने भी लोग हैं हर किसी को पूरा एक्सेस अवेलेबल है। हर कोई आदमी इन जगहों में जा सकता है और इन जगहों का फ़ायदा उठा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोग या इस जाति के लोग या फिर यहाँ रहने वाले लोग या फिर आदमी या औरतें, किसी भी सेंस में आप ये नहीं कह सकते कि इस टाइप के लोग इस जगह का यूज़ नहीं कर सकते। चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, चाहे होटल्स हों, चाहे दुकानें हों, चाहे मार्केट्स हों, ये सब के लिए खुले रहेंगे, हर तरह के लोगों के लिए। और
चाहे कुछ भी हो जाए, जो पब्लिकली अवेलेबल जो कुएं हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कुआं सिर्फ इस जाति के लोगों के लिए, दूसरी जाति के लोग इस कुएं में पानी नहीं पिएंगे, या ये कुआं इस धर्म के लोगों के लिए, दूसरे धर्म के लोग यहाँ से पानी नहीं पी सकते। अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जो पब्लिक की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कुएं हो गए, जो रास्ते हो गए, रोड्स हैं, और जो बेदिंग घाट्स हैं, जो नदियों के किनारे नहाने के लिए जो घाट बनाए जाते हैं, अब ये नहीं चलेगा कि कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, सारे पब्लिक प्लेसेस सारी पब्लिक के लिए ओपन है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था कि जिसको कहते हैं छुआछूत, वो चीज़ अबॉलिश करी गई कि अब ऐसा नहीं होगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं आप उन्हें अनटचेबल कहोगे, ऐसा नहीं होगा। इसको कानूनन तौर पे इसको खत्म किया गया। तो ऐसे कई सारे प्रोविजंस आए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे देश को जो फाउंडिंग फादर्स रहे हैं उन्होंने ये सारे रूल्स लाए हमारे देश के लिए कि हमारे देश में इक्वालिटी आ पाए, हमारा देश मजबूत बन पाए। हमारा देश, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था तो हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ देश था, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, इतना गरीब और इतना पिछड़ा देश था हमारा, कि ये सब जब चीज़ें हुई कि हमारा देश सिर्फ आज़ाद नहीं हो, हमारा देश एक मजबूत देश बन पाए, उस रास्ते में बढ़ पाए कि आज़ाद होने के कुछ साल बाद, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, आज़ाद होने के इतने टाइम बाद हमारा देश उन देशों से लड़ पाए, उन देशों के बराबर खड़े हो पाए। लड़ पाए मतलब इस सेंस में कि बराबर खड़े हो पाए, उनसे compete कर पाए उन देशों से जिन देशों ने हमारे देशों पे राज किया था। समझ रहे हैं कि हमें अमेरिका से compete कर पाए, ब्रिटेन से compete कर पाए, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देशों से compete कर पाए हमारा देश। तो इसके लिए हमारा देश मजबूत हो पाए तो ऐसे सारे रूल्स लाए गए कि इक्वालिटी आए तो देश मजबूत होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है वो देश की सरकारों के लिए, जो भविष्य में सरकारें आने वाली हैं, क्योंकि हमारे देश जब बना था तो हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स रहे उन लोगों ने देश बनाया, संविधान बनाया, उस संविधान में रास्ता दिखा दिया कि आपको इस रास्ते पे चलना है। लेकिन अब जो अगली सरकारें आएंगी, क्योंकि वो लोग कब तक जिंदा रहेंगे, वो मरेंगे, फिर अगले नेता आएंगे, अगली सरकारें आएंगी और सरकारें चलती जाएंगी। तो भविष्य की जो सरकारें हैं उन भविष्य की सरकारों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश उन्होंने बनाए कि आपको ऐसे ऐसे कदम उठाते रहने हैं। ठीक है, कि भविष्य में ऐसा ना हो कि सरकारें ऐसा काम करना बंद कर दें। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे? The two ways in which government has tried to implement the equality is through laws, through government programs or schemes to help disadvantaged communities. These schemes make sure to give greater opportunity for people who have not had this in the past. तो अब सरकारों को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो कानून है आपको ऐसे कानून लाते रहने हैं जो इक्वालिटी लाए, और जो एग्जिस्टिंग कानून है आपको उन्हें लागू करते रहना है। इसके अलावा ये सरकारों की जिम्मेदारी होगी, भविष्य की सरकारों की, कि वो टाइम टाइम पे ऐसे प्रोग्राम्स लाते रहें और ऐसी स्कीम्स लाते रहें कि जिससे जो हमारे देश की डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये सब जितने लोग हैं जिनके पास कभी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे कि वो डेवलप हो पाएँ, उनको वो रिसोर्सेज दिए जाएं, उनको एजुकेशन दिया जाए, उनको अच्छी हेल्थ दिया जाए कि वो लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, पढ़े लिख लें तो आगे बढ़ें, उनकी कम्युनिटीज़ आगे बढ़ें। तो ऐसी तमाम स्कीम्स दी जाएं जिससे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपॉर्चुनिटी जो कि उनके पास गुजरे हुए पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में नहीं थी। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है। तो अब अगर बात करें स्कीम्स की कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स सरकारों को निकालते रहने चाहिए, तो ऐसी एक स्कीम के बारे में बात करते हैं जो स्कीम सरकार ने निकाली जिससे कि देश के लोगों का थोड़ा भला हो और थोड़ी सी इक्वालिटी आए। तो ऐसी एक स्कीम थी मिड डे मील स्कीम। One of these steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in the government elementary schools to provide children with cooked lunch. तो ये मिड डे मील स्कीम, आप नाम से ही देख पा रहोगे, मिड डे यानी कि दोपहर की बात हो रही है, मील यानी कि खाना। तो ये स्कीम ये थी कि जो सरकारी स्कूल हैं
जो गांव देहातों में और सब जगह पे जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में बच्चों को कुक्ड लंच दिया जाए, यानी कि लंच का खाना दिया जाए, पका हुआ खाना। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months। तो तमिलनाडु जो इंडिया के सदर्न पार्ट का एक स्टेट है, तो तमिलनाडु वो पहला स्टेट था जिस स्टेट ने ये स्कीम शुरू करी, मिड डे मील स्कीम की। सारे सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जाएगा बच्चों को। और इसके बाद साल 2001 में जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने देश की तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, यानी कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, उन तमाम राज्यों की सरकारों को ये निर्देश दिया कि आप सब लोग अपने अपने राज्यों के स्कूल्स में ये स्कीम लागू करेंगे 6 महीने के अंदर। तो साल 2001 से ये मिड डे मील स्कीम लागू हुई पूरे देश भर में कि अब सारे देश भर के जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ दोपहर का खाना दिया जाएगा और अच्छा खाना दिया जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि मिड डे मील स्कीम लागू होने से क्या क्या फ़ायदा हुआ। More children have begun enrolling and regularly attending school। तो सबसे पहली बात, जब स्कूलों में लंच दिया जाने लगा, पका हुआ खाना, वो भी अच्छा खाना, तो ज़्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल करने लगे, ज़्यादा बच्चों ने अपना नाम लिखा है स्कूल में और वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। यानी कि पहले ऐसा होता था गांव देहातों में कि बच्चे थोड़े टाइम के लिए स्कूल जाते थे और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना अगर सीख लिया हल्का फुल्का तो स्कूल जाना बंद कर देते थे। घर वाले भी सोचते थे कि यार स्कूल जाएगा उससे अच्छा खेत चल ले, खेत में कुछ काम बटा ले। भारत बहुत गरीब देश है, हमेशा से रहा है। कुछ जगहों की, छोटी सी जगहों की चकाचौंध में आप पढ़ के इस गलत फहमी में मत पड़ जाना कि भारत अमीर देश है। भारत गरीब देश है, आज भी गरीब देश है। बस इतनी सी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा आ गया है, वो इकट्ठा हो गए शहरों में, तो अब उनको लगने लगा है कि भारत बहुत अमीर हो गया है। भारत आज भी गरीब है। तो खैर, तो अब जब मुफ्त में खाना दिया जाने लगा तो ज़्यादा बच्चे एनरोल करने लग गए, खाना मिलने लग गया स्कूल में, तो रेगुलरली अटेंड करने लग गए स्कूल। द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन हैव इम्प्रूव्ड। बिफोर द मिड डे मील स्कीम द चिल्ड्रन डिडंट रिटर्न टू द स्कूल आफ्टर लंच टाइम। जो बच्चों की अटेंडेंस है, अटेंडेंस इम्प्रूव होने लग गई। पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्कूल में जैसे इंटरवल होता था, इंटरवल पे बच्चों से कहा जाता था आप लोग अपने अपने घरों में जाओ, लंच करके खाना खा के आप वापस आओ। तो बच्चे अपने घरों में जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। तो अब जब स्कूलों में ही खाना मिलने लग गया, अच्छा खाना मिलने लग गया, तो अब वो बच्चे खाना स्कूल में ही खा लेते हैं और पूरा क्लास अटेंड करते हैं पूरे दिन भर का, तब फिर अपने घर जाते हैं। तो बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव हो गई। It helped to reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। मिड डे मील लागू होने से जो कास्ट प्रीजुडिसेस हैं, यानी कि प्रीजुडिसेस यानी कि जो दिमाग में आप बैठा लेते हैं तमाम तरह की चीज़ें, कि अब जब आप गांव में अगर देखो तो एक जाति के लोग अलग रहते हैं, दूसरी जाति के लोग अलग रहते हैं। तो अब जब लोग ही अलग अलग रहते हैं, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन के सेंस में उनके दिमाग में ये भरा है कि इस जात के लोग ऐसे होते हैं, दूसरी जाति के लोगों के दिमाग में भरा है कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं। तो ये प्रीजुडिसेस बढ़ते रहते हैं। जब स्कूल में मिड डे मील में लोअर कास्ट के और हायर कास्ट के बच्चे साथ में मिल बैठ के खाते हैं तो ये प्रीजुडिसेस थोड़े से डाउन होते हैं, कि वो जो रियलाइज़ करते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक हैं, और तो साथ में खाने से भाईचारा भी बढ़ता है। तो इस वजह से मिड डे मील स्कीम से कास्ट प्रीजुडिसेस थोड़ी सी कम हुई। It also reduces the hunger of poor students who cannot concentrate because their stomachs are empty। अब गांव देहातों में जो स्कूल होते हैं उनमें कई सारे ऐसे घरों के बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। तो वो बच्चे बिना कुछ खाए स्कूल में आते हैं क्योंकि घर में खाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब वो स्कूल में आते हैं तो भूख की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई पे। तो अब जब स्कूल में खाना मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि अब उनके पेट खाली नहीं है, पेट भरा होता है तो दिमाग चलता है। तो अब गांव देहातों के स्कूलों में मिड डे मील जब लागू हो गया तो अब सिचुएशन पहले से तो बेटर हुई है, नो डाउट। लेकिन अभी भी आप ये सोचे कि एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल इक्वालिटी है, हर चीज़ सही है, तो ऐसा नहीं है। There continues to be a very big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend। हमारे देश में जो स्कूल, जिन स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और वो स्कूल जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं,
उन स्कूलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब एजुकेशन की बात होती है तो अब जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को पढ़ाता कौन है? जो टीचर पढ़ाते हैं वो टीचर भी बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास ना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो जितना बहुत पढ़ा पाते हैं वही पढ़ा पाते हैं। जबकि अमीरों के बच्चे वो जो टीचर्स से पढ़ते हैं वो टीचर भी एक से एक अच्छी अच्छी जगहों से डिग्री लेकर आते हैं, तो वो पढ़ाते हैं उन बच्चों को। तो ऑब्वियसली एजुकेशन के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। और जो उन स्कूलों से बच्चे पढ़ के आए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से आज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एजुकेशन के मामले में। Even today, the Dalit and poor students are discriminated against and treated unequally. This is because people refuse to think of them as equal, even though the law requires it, even the God requires it. तो आज के टाइम की अगर बात करी जाए तो आज भी जो दलित स्टूडेंट्स हैं और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और गरीबों के साथ तो हमेशा ही किया जाता रहा है और उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, देख सकते हैं कि गरीबों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। जब गरीब हॉस्पिटल्स में जाते हैं या गरीब कहीं पे भी जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे कानून ये कह ले कि सारे दलित बराबर हैं, सब लोगों के, गरीब लोग बराबर हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बराबर के तौर से नहीं देखते हैं। भले ही कानून ये बात कहे, भले ही भगवान के सेंस में हम सब इक्वल हों, लेकिन लोग अपने दिमाग से इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि सब लोग बराबर हैं। Establishing equality in a democracy is a continuous struggle। और इसी वजह से कहा गया है कि इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना किसी भी डेमोक्रेसी में एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक किताब में लिख दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होने लग गया। उस किताब में जो लिखा है वो ये लिखा है कि देश को ऐसा होना चाहिए और देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो काम करते रहें कि देश ऐसा हो। और ये वो रास्ता है जब देश सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। अब हमारा अगला मुद्दा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो हमारे देश में इक्वालिटी के क्या हाल रहे, इस चीज़ का आइडिया अब आपको लग चुका होगा कि हमारे देश में किस तरीके से अलग अलग लेवल पे इनइक्वालिटीज़ रही हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये इनइक्वालिटीज़ सिर्फ हमारे देश में रही हैं। आप अगर बाकी पूरी दुनिया की बात करें तो हर देश में, मतलब हर देश में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर देशों में ऐसा रहा है कि कोई एक ऐसा तबका या कोई एक ऐसा समाज ज़रूर रहा है जिसको हमेशा दबाया गया है। ऐसा हमेशा ज़रूर रहा है। आप जैसे सोचते होंगे कि, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो लोगों को सोच के लगता होगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं तो यहाँ किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे उन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटी चलती है, उसमें किस लेवल पे चलती है कि मुस्लिम्स में कौन सा सेक्ट है वहाँ पे, वो शिया मुस्लिम है कि सुन्नी मुस्लिम है कि वहाबी मुस्लिम है कि अहमदिया मुस्लिम है कि वो इतने सारे डिविजन्स हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग डिविजन्स हैं। और कल्चर के लिहाज से कुछ नहीं तो अलग अलग कल्चर की, ये कुर्द वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लेवल पे। तो हमेशा इनइक्वालिटीज़ रही हैं देश के, हर देश के क्या, दुनिया के किसी भी देश में एक ऐसा समाज ज़रूर होता है जिसको हमेशा दबा के रखा जाता है। और ज़्यादातर ये समाज कौन होते हैं? जो कि उस देश के थोड़े कम पावरफुल या फिर संख्या में कम हो, किसी भी सेंस में कमज़ोर हो, उनको दबा के रखा जाता है। और अगर कोई समाज नहीं मिला तो औरतें तो हैं ही, फिर औरतों को तो हमेशा हर ही जगह हर ही देश में दबा के रखा गया है। खैर, तो अब हम बात करते हैं जब दूसरे डेमोक्रेसीज की वहाँ पे इक्वालिटी के क्या हाल हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक देश का जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज अ बिग इशू। कई सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से और आज
भी है। फॉर एग्जाम्पल, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज अनइक्वल। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 रेसेस के लोग रहते हैं। सबसे पहले नेटिव अमेरिकन्स, जो कि नेटिव्स हैं अमेरिका के। दूसरे हैं वाइट लोग, जो कि बेसिकली यूरोप से आए थे अमेरिका और अमेरिका में सेटल हो गए। और तीसरे हैं जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है। और ये जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है, ये कौन लोग हैं? ये लोग अमेरिका के नहीं हैं, नेटिव्स नहीं हैं। ये लोग यूरोप से भी नहीं आए, ये लोग आए थे अफ्रीका से। जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, इनको अफ्रीका से लाया गया था स्लेव्स बना के। ये जो वाइट यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स कह लीजिए, यही ब्रिटिशर्स अफ्रीका भी पहुंचे थे और अफ्रीका से वहाँ के लोगों को पकड़ के स्लेव्स बना के ये ले जाते थे अमेरिका में, जिससे कि अमेरिका के खेतों में काम करवा सके और अमेरिका की खदानों में काम करवा सकें। तो उन लोगों को स्लेव्स बना के रखते थे अमेरिका में। तो अमेरिका में इन लोगों की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई। तो अब अमेरिका में 3 रेसेस के लोग हो गए और इन 3 रेसेस में ये जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, जिनके एंसेस्टर्स को स्लेव्स बना के लाया गया था अफ्रीका से, ये अपनी जिंदगियों को आज के टाइम में भी अनइक्वल बताते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनको आज भी इनके देश में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाए हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिल पाती हैं। It is despite the fact that there was a public movement in the late 1950s called Civil Rights Movement for Equal Rights of African Americans। और जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ये इस चीज़ के बावजूद होता है कि लेट 1950s में, लेट 1950s यानी कि 1955 के आसपास के आगे का जो टाइम था, उस टाइम पे एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ अमेरिका में और जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये मूवमेंट किस लिए था? ये पब्लिक मूवमेंट था, यानी कि पब्लिक एजिटेशन कर रही थी सरकार के खिलाफ। और ये मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, इसलिए था कि इक्वल राइट्स मिले अफ्रीकन अमेरिकन्स को। Prior to this movement, African Americans were treated unequally in United States and denied equality through law. The laws of segregation were followed. अब ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, इस मूवमेंट से पहले जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी, उनके साथ बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था बाय लॉ। वहाँ के कानून में लिखा था, वहाँ पे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होते थे अमेरिका में। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता था कि जो अलग अलग रेसेस के लोग हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो अब जो वाइट लोग हैं, वाइट लोग अलग रहेंगे, ब्लैक लोग अलग रहेंगे। तो अब कहने में तो ठीक लगता है कि दोनों रेसेस के लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन अब जब पूरा देश ही इन वाइट लोगों का है, देश के सारे रिसोर्सेज इनके पास हैं, हर चीज़ इनके पास है, तो ये ब्लैक लोग जाएंगे कहाँ? अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो स्कूल हैं देश में वो ज़्यादातर वाइट लोगों के पास हैं। वाइट लोगों के स्कूलों में ब्लैक्स पढ़ नहीं सकते हैं, ब्लैक्स के पास अपने स्कूल है नहीं। अगर स्कूल बना भी दिया जाए ब्लैक्स के लिए, तो ब्लैक लोग ही पढ़े लिखे नहीं, तो वहाँ पढ़ाएगा कौन? वाइट लोग जाके पढ़ाएंगे नहीं, तो ब्लैक कम्युनिटी करेगी क्या? हॉस्पिटल्स वाइट के अलग होंगे, हॉस्पिटल सिर्फ वाइट्स के पास हैं, ब्लैक लोगों के लिए हॉस्पिटल कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि सरकार में भी ब्लैक लोगों का कोई हक नहीं है, ब्लैक लोगों के पास कोई राइट्स नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लैक लोग हमेशा गुलाम रहे, वो आगे भी गुलाम रह जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये असर्ट किया, ये पब्लिक मूवमेंट किया कि हमें भी इक्वल राइट्स मिले, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये खत्म किया जाए। अब जब देश में सारे स्कूल ही इन्हीं लोगों के हैं, सारे रिसोर्सेज इन लोग के हैं, तो हमें भी भागीदारी मिले। तो इस वजह से ये सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ अमेरिका में। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, जो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो शुरू कैसे हुआ। तो जब भी कोई रेवोल्यूशन यानी कि कोई पब्लिक अनरेस्ट या कोई पब्लिक मूवमेंट जब शुरू होता है, तो वो इस तरीके से होता है कि पब्लिक यानी कि जो आम जनता है, एक अच्छा खासा वर्ग लोगों का
उनके अंदर नाराज़गी भरती जाती है और वो नाराज़गी भरी रहती है लोगों के अंदर, और कुछ एक ऐसा मामला आ जाता है, कुछ एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जिस मुद्दे पे वो सारी नाराज़गी बाहर निकल आती है और वहाँ से पब्लिक मूवमेंट शुरू होता है। फिर पब्लिक मूवमेंट बढ़ता है और तब जाके कोई चेंज आता है सिस्टम में। तो अब ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? लोगों के अंदर नाराज़गी भरी थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी उनके अंदर ये नाराज़गी हमेशा से थी कि हमें ना एजुकेशन मिलती है, ना हमें कोई एम्प्लॉय करता है, कोई भी ब्लैक आदमी को रखता नहीं नौकरी पे। तो जब आप पढ़ने को नहीं दोगे, नौकरी नहीं दोगे, कोई रिसोर्सेज में हिस्सेदारी नहीं है, कोई पब्लिक चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ भी करेंगे तो हमें अलग से उसके लिए लॉज बने हैं, तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। हमें स्लेवरी का सिस्टम खत्म हो गया लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो नाराज़गी भरी हुई थी। एक इंसिडेंट जो हुआ, जिस इंसिडेंट ने इस नाराज़गी को बाहर निकाला और एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, वो इंसिडेंट आपको बताता हूँ। वो इंसिडेंट ये था, रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। तो अब रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसमें क्या था कि अलग अलग रहेंगे रेसेस के लोग। तो अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें, अब जैसे बस है तो बस तो चाहिए, सबको चाहिए। तो अब बस में सिस्टम ये बनाया गया कि जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोग बस के पीछे बैठेंगे और बस के आगे की तरफ वाइट लोग बैठेंगे। और एक और रूल था कि कोई भी वाइट आदमी खड़ा नहीं होगा। अगर कोई ब्लैक आदमी बैठा है और कोई वाइट आदमी आ जाए और कोई खाली जगह नहीं है तो उस किसी ब्लैक आदमी को अपनी जगह छोड़नी है और वो वाइट आदमी उसकी जगह पे बैठेगा। यानी कि ब्लैक लोग खड़े रहेंगे, वाइट लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वाइट लोग खड़े हैं, ब्लैक लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूल था, वहाँ का कानून था। तो अब रोज़ा पार्क्स, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। ये शाम का वक्त था, ये अपने ऑफिस से आ रही थी, बहुत थकी हुई थी और ये आराम से अपनी सीट पे बैठी थी। उसी टाइम पे एक वाइट आदमी आया और उस टाइम बस में कोई जगह नहीं थी। तो अब उस वाइट आदमी ने रोज़ा पार्क्स से ये कहा कि तुम अपनी जगह से उठो, मुझे बैठना है यहाँ पे। और रोज़ा पार्क्स ने इनकार कर दिया। और बहुत बड़ी बात थी ये कि एक ब्लैक वुमन होकर, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन होकर एक वाइट आदमी को इनकार कर देना कि मैं अपनी जगह नहीं दूंगी तुम्हें, ये बहुत बड़ा एक एजिटेशन के तौर पे बढ़ा। क्योंकि जब मामला बढ़ा, विवाद हुआ, तो एक बहुत बड़ा एजिटेशन आया पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1955 और ये घटना है 1955 की। Her refusal that day started huge agitation among the unequal ways in which African Americans were treated and was known as civil rights movement। और उनके इस रिफ्यूज़ल से जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद से एक ह्यूज एजिटेशन, यानी कि एक बहुत उत्तेजना आई लोगों के अंदर। और जितनी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी ने एक मास मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। और इस मूवमेंट को बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने लीड किया, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, माल्कम एक्स, लेविस डे और रोज़ा पार्क्स। ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया और ये मूवमेंट सालों साल चला। और इन तमाम सालों के बीच में सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। सरकार ने, यूएस गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि इस मूवमेंट को दबाया जाए, लेकिन ये मूवमेंट नहीं दब रहा था। तो फाइनली 1964 में जाके यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को माना और सिविल राइट्स एक्ट बनाया, यानी कि एक कानून बनाया अमेरिका की सरकार ने। और ये कानून कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो किसी आदमी की रेस पे हो, चाहे वो किसी आदमी के रिलीजन पे हो, चाहे उसके नेशनल ओरिजिन पे हो कि वो किस देश से आया है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इसका क्या मतलब है कि अब जितनी चीज़ें बंद थी, जितने दरवाजे बंद थे दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, उन दरवाज़ों को खोला गया। अब जो वाइट लोगों के स्कूल थे, उन स्कूलों में ब्लैक्स के बच्चे भी पढ़ सकते थे, उन हॉस्पिटल्स का यूज़ ब्लैक्स भी कर सकते थे, उन पब्लिक स्पेसेस का यूज़ कर सकते थे, पूरे देश का यूज़ कर सकते थे। क्योंकि जब पूरा देश ही वाइट यूरोपियंस ने बसाया है तो उनके बिना तो आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो आप। तो
अब आप यूज कर सकते हो, देश दरवाजे खुले हैं देश के अब आपके लिए। ये हुआ सिविल राइट्स एक्ट में। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। और अब इस कानून के तहत ये हुआ कि जितने भी स्कूल्स थे उन सारे स्कूल्स को ओपन किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, और अब इन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को अलग सेपरेट स्कूल्स में अटेंड नहीं करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या थी सेपरेट स्कूल्स की? स्कूल तो बना दिए लेकिन पढ़ाएगा कौन, और जो पढ़ाएगा वो किस लेवल का है? क्योंकि वो जो पढ़ाएगा वो भी तो ब्लैक कम्युनिटी से होगा, और ब्लैक कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी इतना कम पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ाएंगे क्या? तो एंड रिजल्ट क्या होगा? आप पढ़ तो लोगे, पढ़ना इशू नहीं है, लेकिन आपको compete करना है उन लोगों से जिन लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट लोगों से मिल रही है। आप compete कैसे कर पाओगे? compete नहीं कर पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो आपकी पूरी कम्युनिटी ऐसी ही रहनी है। तो इस वजह से ये सब जब चीज़ें ओपन हुई तो काफ़ी मदद मिली उनको, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। Despite this, a majority of African Americans continued to be among the poorest in the country. They have to attend government schools that has very less facilities and poorly qualified teachers as compared to the white students who go to the highly rated private schools. तो अब देश खोल तो दिया गया इनके लिए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये लोग फैसिलिटीज यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उन स्कूलों की फीस तो भरनी पड़ेगी आपको। पहले तो आपको अलाउड ही नहीं था, अब अलाउ हो गया है, लेकिन फीस तो भरोगे। तो बहुत कम ही लोग अटेंड कर पाएंगे उन स्कूल्स को। और आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो सबसे गरीब लोग हैं अमेरिका के, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और 1950s में तो इनको राइट्स मिले हैं, कितना साल हुआ ही है। तो बस धीमे धीमे इनकी कम्युनिटी राइज कर रही है, आहिस्ते आहिस्ते। तो अब ये चैप्टर अब अपने कंप्लीशन की तरफ जब बढ़ रहा है, तो हम इस चैप्टर को एंड करेंगे हमारे देश का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ के। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। कि जो राज्य है, स्टेट, कानून की भाषा में देश को स्टेट कहा जाता है, तो कहा गया है कि जो राज्य है वो लोगों में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे रेस के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के, चाहे सेक्स के, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के, किसी भी बेसिस पे राज्य अपने देश के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। No citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to कि कोई भी सिटीजन, देश का कोई भी नागरिक जो हमारे देश का आदमी है, उसको किसी भी सेंस में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी सेंस में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की लायबिलिटी या किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन उस पे नहीं लगाया जाएगा। किस सेंस में? इस सेंस में कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कि कहीं पे कोई भी दुकान वो जा सकता है, कहीं पे भी अपनी दुकान खोल सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में कोई मनाही नहीं हो सकती कि किसी भी रिलीजन या किसी भी रेस या किसी भी कास्ट के लिए। जो होटल्स हैं या जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह हैं वो सबके लिए ओपन रहेंगी। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, कि जो भारत के राज्य ने जो अपने स्टेट फंड्स का यूज करके, यानी कि जो बजट होता है, जो देश का पैसा है, जो लोगों के टैक्सेस से ही आया है, अब उससे कोई चीज बनी है, भले वो पूरी तरीके से बनी हो चाहे पार्शियली बनी हो, लेकिन अगर जनरल पब्लिक के लिए कोई चीज बनी है, कोई जगह बनी है, तो वो जनरल पब्लिक के लिए हमेशा ओपन रहेगी। और पब्लिक का मतलब देश का नागरिक। अब देश का नागरिक का मतलब जो देश में रहता है, भले ही वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी जगह का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, देश सबका है और ये सब जगहें सबके लिए खुली रहेंगी। ये राइट टू इक्वालिटी है जो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के लोगों को दिया है। तो अब लास्ट में हम देखते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र एक ख्याल होता है, और ये ख्याल बस इतना है कि आपको उस ख्याल की तरफ काम करते रहना है, तब जाके आप लोकतंत्र बन पाओगे। किसी किताब में
लिख देने से कि डेमोक्रेसी, देश लोकतंत्र नहीं बन जाता, और अगर बन भी जाता है तो लोकतंत्र बरकरार रहे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी दुनिया का देश, कोई भी देश इंक्लूडिंग हमारा अपना देश, आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, पूरी तरीके से वो लोकतांत्रिक है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग का सिस्टम है, जिस तरीके से सरकारें बनने का सिस्टम है, तमाम जितने सिस्टम्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं इनमें, और इस वजह से किसी भी देश को आप कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हो। डेमोक्रेसी एक ख्याल है, उस ख्याल की तरफ आप काम करते रहो, डेमोक्रेसी बनने की तरफ हमेशा। We have to try to expand the idea of democracy and push for the greatest recognition of equality on existing as well as new issues. और डेमोक्रेसी ये जो ख्याल है, ये हमेशा आपको काम करते रहना पड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए, और चाहे पहले के मुद्दे हों जो पहले से एग्जिस्ट करते हो, या फिर जो नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं, उन मुद्दों में किस तरीके से इक्वालिटी रहे, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, उन्होंने जो हमारे देश में लिखा है डेमोक्रेसी, वो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी बरकरार रहे हमेशा। तो ये था क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर, इक्वालिटी। चलिए फिर, थैंक यू।